हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे पृथ्वी की हलचलों पर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आंतरिक शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसमें भी विशेषकर दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियों पर। अब जो हम बात करते हैं आंतरिक जो शक्तियां हैं, उनमें आकस्मिक शक्ति के रूप में जो एक प्रमुख गतिविधि होती है, आकस्मिक शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में है, और वो है ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी क्या है, किस प्रकार से होते हैं, किन कारणों से आते हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं और इनके कारण से धरातल पर कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं, साथ ही साथ ये इनका विश्व वितरण हमें किस प्रकार से दिखाई देता है, इस विषय के अंतर्गत हम इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे को ये जानकारी होना जरूरी है कि ये ज्वालामुखी होते क्या हैं। सामान्य तौर पर यदि हम बात करें तो ज्वालामुखी का जो अर्थ होता है, इसका तात्पर्य केवल उस छिद्र या दरार से होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित लावा और अन्य पदार्थ धरातल के ऊपर आते हैं। अर्थात केवल वो छिद्र, जैसे ये हमारा धरातल है और इस धरातल पर कहीं पर से कोई दरार पड़ जाती है, तो यहां से मान लीजिए अगर कोई दरार पड़ी, तो इस प्रकार से ये जो दरार पड़ने पर या कोई छिद्र बनने पर जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा या अन्य पदार्थ बाहर आ रहे हैं, तो ये जो मुख यहाँ पर है, केवल इसी मुख को हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। जबकि जो वोल्केनिज्म है, वो जो ज्वालामुखी क्रिया है, उसके अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार और उससे निकलने वाले पदार्थों के धरातल पर आने की क्रिया हो, और उसके साथ साथ संपूर्ण वो जो प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत चाहे वो ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बनना हो या उसके साथ साथ उससे निकलने वाला पदार्थ किस प्रक्रिया के माध्यम से धरातल पर आ रहा है, उसमें संपूर्ण उस प्रक्रिया को ही हम ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन बातें शामिल होती हैं। नंबर एक, भूगर्भ की उष्ण अवस्था, अर्थात आंतरिक भाग जो है वो किस प्रकार से तरल अवस्था के अंदर विद्यमान है, और वो जो तरल पदार्थ है वो धरातल तक किस प्रकार से ऊर्ध्वाधर गति करता है, और इस गति के द्वारा लावा, गैसें, शिलाखंड और राख जो हैं ये धरातल को तोड़ करके बाहर निकलती हैं। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जानते हैं। ये जो क्रिया होती है ज्वालामुखी क्रिया, ये दो रूपों में संपन्न होती है। नंबर एक, धरातल के नीचे ही जब ये मैग्मा है ये जम करके ठंडा हो जाए, और ठंडा होने पर जो वहां पर ही रुक जाए आंतरिक भाग में ही, उसको भी हम ज्वालामुखी क्रिया के रूप में कहते हैं। और उसके साथ साथ धरातल के ऊपर घटित होने वाली क्रिया, जिसका कि अवलोकन हम चाहे वो ज्वालामुखी के रूप में हो या गर्म जल के स्रोतों के रूप में हो, धुआरों के रूप में, गैसर के रूप में हो, ये संपूर्ण प्रक्रिया ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत आती है। तो हम ये कहें कि ज्वालामुखी का अर्थ केवल ये नहीं है, ज्वालामुखी क्रिया का अर्थ केवल ये नहीं है कि वो धरातल को तोड़ करके बाहर की ओर आए। यदि वो आंतरिक भाग में भी ठंडा होकर के जम जाता है तो वो भी ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत ही शामिल है। और उसके साथ साथ यदि धरातल के ऊपर आता है तो उसे तो हम ऑब्वियसली हम ज्वालामुखी के रूप में ही हम जानते ही हैं। अब बात यहां पर आती है कि ये ज्वालामुखी क्रिया के कारण क्या है। तो उसमें यदि हम देखें, हम जानते हैं कि हमारा जो आंतरिक भाग है वो आंतरिक भाग सियाल, सीमा और निफे इस रूप में बना हुआ है, या उसे हम कहें तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीन परतों के रूप में उसको बांटा गया है। इसमें जो मेंटल है, उस मेंटल के जो दो भागों में हमने बांटा है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो हम ये भी जानते हैं कि जो अपर मेंटल वाला पार्ट है ये भाग अर्धद्रव अवस्था में पाया जाता है, अर्थात ये प्लास्टिक फॉर्म में है, जहां की चट्टानें प्लास्टिक अवस्था में है, यानी अर्थात वो न तो ठोस है और न ही द्रव है। अब जब दबाव में, भूगर्भिक हलचलों के कारण से यदि कोई दबाव में कमी हो जाती है, तो दबाव में कमी हो जाने से वो जो एस्थेनोस्फीयर अर्थात जो दुर्बलता मंडल या अपर मेंटल का जो पार्ट था, वो पार्ट जो है वो पिघल करके द्रव अवस्था के अंतर्गत आ जाता है, जिसके कारण की लावा की उत्पत्ति होती है। तो पहला कारण यहाँ पर क्या है, भूगर्भिक हलचलों के कारण दबाव में कमी। तो दबाव में कमी हो जाने से चट्टानें जो हैं वो अर्धद्रव अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात लावा की उत्पत्ति होती है। वहीं दूसरी प्रकार
का कारण किस रूप में माना जाता है? वो ये कि विभिन्न प्रकार की जो गैसें और भूगर्भ में स्थित जो जल है वो वाष्पीकरण से प्राप्त, वहां पर जब जलवाष्प की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो चूंकि जलवाष्प की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है तो इस प्रक्रिया में वो धरातल की ओर अग्रसर होती हैं। और इन्हीं के साथ साथ भूगर्भ से लावा और गैसों का धरातल की ओर प्रवाहित होना, ये 3 कारण इसके अंतर्गत माने जाते हैं। क्योंकि जब चट्टानें द्रव अवस्था के अंदर आ जाती है तो उनका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने पर वो अपने लिए जगह के प्रयास में जब वो इधर उधर मूव करती हैं तो उसके कारण से जहां कहीं पर भी उनको कमजोर क्षेत्र मिल जाता है तो वो उसे तोड़ करके बाहर निकल जाती है। उस प्रक्रिया को ही हम ज्वालामुखी उद्भेदन के नाम से जानते हैं। यानी कि इन तीनों कारणों से लावा हो, वाष्प हो और गैस हो, ये सभी पृथ्वी की, चाहे वो वलन संबंधी गतिविधियां हो, चाहे भ्रंश या अन्य हलचलें, जहां से भी क्रस्ट हमारी कमजोर हो जाती है वहां पर मैग्मा उसे तोड़ करके बाहर निकल जाता है, और उस प्रक्रिया को ही हम ज्वालामुखी उद्भेदन के नाम से जानते हैं। यहां पर हम एक बात और अभी जाने कि ज्वालामुखी जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम अब आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें यहाँ पर कि ज्वालामुखी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को इन विभिन्न आधारों पर अलग अलग भागों के अंतर्गत बांटा गया है। इनमें सबसे पहले यदि हम बात करें ज्वालामुखी के प्रकारों के अंतर्गत, वो आता है उद्गार की अवधि के आधार पर, कि उद्गार जो है वो किस प्रकार का हो रहा है। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है उद्गार के स्वरूप के आधार पर, और तीसरा जो प्रकार आता है ज्वालामुखी का वो आता है रासायनिक संरचना के आधार पर। अर्थात इन 3 आधारों पर ज्वालामुखियों को विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत बांटा जाता है। तो हम इन तीनों प्रकारों पर ही अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ये किस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो ये जो आता है वह है अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, यानी कि उद्गार की अवधि के अनुसार। इस आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव का मतलब हो गया यहाँ पर सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, अर्थात जिन ज्वालामुखियों में उद्गार निरंतर होता रहता है, 24 आवर्स उनसे उद्गार होता रहता है, उस प्रकार के ज्वालामुखियों को हम सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। और इटली का एटना, स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी हैं वो इसके उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं उसे हम कहते हैं प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। ये वो ज्वालामुखी होते हैं जहां पर जिनमें एक बार विस्फोट हो जाता है और उसके बाद कुछ शांत अवधि उसके अंतर्गत हमें दिखाई देती है, उसके बाद उसमें पुनः विस्फोट हो जाता है, तो उस प्रकार के ज्वालामुखियों को हम प्रसुप्त या सुषुप्त के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम ये स्पष्ट कर दें कि प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी में जो शांत अवधि है वो कितनी है, ये कितनी भी हो सकती है। हो सकता है वो 1 वर्ष हो सकता है 10 वर्ष या 100 वर्ष या 1000 वर्ष भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें भविष्य में उद्गार होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उस प्रकार के ज्वालामुखी को हम डोरमेंट वोल्केनो के नाम से जानते हैं। और इसमें विसुवियस ज्वालामुखी है, क्राकाटाओ ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, ये इसके उदाहरण हैं और सामान्यतः ये अधिक विनाशकारी होते हैं। तीसरा जो प्रकार आता है उद्गार की अवधि के आधार पर वो आते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो, अर्थात शांत या मृत ज्वालामुखी। अर्थात जिन ज्वालामुखियों में पहले कभी विस्फोट हुआ हो, उद्गार हुआ हो और भविष्य में होने की अब कोई संभावना नहीं हो, न तो एक लंबी शांत अवधि तक कुछ भी नहीं हुआ, घटे और न भविष्य में ऐसा होने की संभावना हो, तो उस प्रकार के ज्वालामुखियों को हम शांत या मृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। चाहे वो माउंट पोपा हो, ईरान में कोहे सुल्तान या देवबंद हो, तो ये एक प्रकार से शांत या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखियों को 3 भागों में बांटा गया है: सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, दूसरा है प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, और तीसरा है शांत या मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इन 3 आधारों पर उद्गार की अवधि के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है। दूसरा आता है उद्गार के स्वरूप के आधार पर। तो उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा होता है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो ये जो है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, अर्थात जिन ज्वालामुखियों से उद्गार एक निश्चित नली मार्ग या एक मुख से होता है,
तो उन्हें तो हम केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। और जहां पर ज्वालामुखी उद्गार एक लंबी दरार के रूप में होता है, उस प्रकार के ज्वालामुखी को हम दरारी उद्गार, फिशर इरप्शन के आधार पर हम उसे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। तो उद्गार के स्वरूप के आधार पर दो प्रकार के हुए, केंद्रीय उद्गार वाले और दूसरे हैं दरारी उद्गार वाले। अब ये जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं, इनको भी विस्फोट की तीव्रता के आधार पर 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखियों के अंदर जो उद्भेदन होता है वो बिना विस्फोट के शांतिपूर्वक होता रहता है। दूसरे प्रकार के हैं स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इनमें उद्भेदन कुछ तीव्र गति से होता है। वोल्केनो टाइप जो होते हैं, उनमें उद्भेदन जो होता है वो भयंकर आवाज के साथ होता है। लेकिन जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी होते हैं, इनमें उद्भेदन सर्वाधिक तीव्रता के साथ होता है। तो ये उद्गार की तीव्रता है जिसके आधार पर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों को 4 भागों में बांटा गया है, हवाईयन, स्ट्राम्बोलियन, वल्केनियन और पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखियों को 2 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। तीसरा जो आधार आता है ज्वालामुखियों के वर्गीकरण में, प्रकारों में बांटने का, वो आता है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर हम देखते हैं तो ज्वालामुखियों को 3 भागों में बांटा जाता है। सिंडर वोल्केनो, अर्थात जिन ज्वालामुखियों के उद्गार में राख की प्रधानता होती है, उन्हें हम सिंडर वोल्केनो के रूप में जानते हैं। जैसे कि फिलीपींस में केगुइन है, मेक्सिको का होरुल्यो है, या एल साल्वाडोर के अंदर इजाल्को है, ये उसके उदाहरण के रूप में आते हैं। दूसरे जो प्रकार के ज्वालामुखी हैं संरचना के आधार पर, वो है लावा वोल्केनो, जिनमें उद्गार के अंदर लावा की प्रधानता होती है, उसे हम लावा ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं, जैसे कि वोल्केनो ज्वालामुखी है। तीसरे आते हैं कंपोजिट वोल्केनो, कि अर्थात जिन ज्वालामुखियों के उद्गार में मिश्रित पदार्थों का योगदान होता है, उन्हें हम कंपोजिट वोल्केनो के रूप में जानते हैं। इसमें फ्यूजियामा हो, एटना हो, वेसुवियस हो, ऐसे इसके कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हमने हमारी इस क्लास के अंतर्गत बात की है कि ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, उसके साथ साथ ज्वालामुखी क्रिया के कारण क्या हैं, और उसके बाद हमने बात की है ज्वालामुखी के विभिन्न आधारों पर, विभिन्न पैरामीटर्स पर कितने प्रकारों के अंतर्गत बांटा गया है। तो सामान्य रूप में हमने पाया कि ज्वालामुखियों को हमने 3 आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा है, उद्गार की अवधि के आधार पर, उसके अलावा उद्गार के स्वरूप के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर। इन 3 आधारों पर हमने ज्वालामुखियों को विभिन्न अलग अलग प्रकारों के अंतर्गत बांटा है। अब ये तो हुआ ज्वालामुखियों का वर्गीकरण। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ज्वालामुखी जो हैं वो हमें अगले भागों के अंतर्गत दिखाई देते हैं। किस प्रकार से ज्वालामुखी विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप है उनका निर्माण करते हैं, हम उनके बारे में अब जानकारी आगे की क्लास के अंदर प्राप्त करेंगे। आप इसी प्रकार कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।